हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत करता हूं मैं आशीष चौधरी आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और हमारा टॉपिक चल रहा था सेल कोशिका के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और हमने लास्ट क्लास में ये डिस्कस करके छोड़ा था कि कोशिका के अंग क्या होते हैं, कोशिका कितने प्रकार के अंगों से मिलके बनी होती है, ये हमने लास्ट टाइम पे छोड़ा था। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा से आपका उसी बेस पे लेके चलता हूं कि हमने पढ़ा था सेल ऑर्गन, यानी कि कोशिका अंग। कोशिका जिन अंगों से मिलकर बनी होती है उनको हम क्या बोलते हैं? कोशिका अंग बोलते हैं। ठीक है, और इन कोशिका अंगों में सबसे पहले आप डेफिनेशन डालेंगे, वो डालेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, तो पहली आप हेडिंग है वो लगा देंगे। हम पहली बार हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोशिका भित्ति को। यानी कि सेल वॉल। अब देखो, इस कोशिका भित्ति को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। हम जब भी कोशिका अंग पढ़ेंगे तो कुछ ऑर्गन्स ऐसे होंगे कोशिका के जो केवल पादप कोशिकाओं में ही पाए जाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो किस में नहीं पाए जाएंगे, मानव कोशिका में या जंतु कोशिका में नहीं पाए जाएंगे। तो उनमें से एक अंग ये भी है कि कोशिका भित्ति है वो ओनली किस में पाई जाती है? ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। ये पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कहने का मतलब, अगर केवल पादप कोशिका में पाई जा रही है, इसका मतलब, इसका दूसरा मतलब हम ये निकालेंगे कि ये जो एनिमल जो प्लांट है या एनिमल जो सेल है, इसमें क्या होगी? ये अब्सेंट होगी। यानी कि जो जंतु कोशिका है आपकी, इस जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित रहती है। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। लेकिन होती क्या है सेल वॉल? पहले ये तो हमने जान लिया कि किस में तो उपस्थित होती है और किस में अनुपस्थित होती है। यानी हम दोनों बोटनी वाले पार्ट को भी साथ लेके चल रहे हैं और जूलॉजी वाले पार्ट को भी साथ में लेके चल रहे हैं। तो पादप कोशिका में तो ये उपस्थित होगी और जंतु कोशिका में ये अनुपस्थित होगी। अब देखो होती क्या है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, और मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में जैसे ही गए तो हमने 15 रुपए 20 रुपए की कोई सब्जी खरीद ली, 4-5 टाइप की, तो हमें एक नॉर्मल सी क्या दे देता है? वो थैली दे देता है। लेकिन वहीं उसी जगह अगर हम 50 किलो सब्जी खरीदते हैं तो वो एक पन्नी तो देगा ही देगा, साथ में क्या देगा? एक भारी थैला भी देगा, अपने को एक बोरा भी देगा, जो क्या होगा? मजबूत होगा। ठीक है, वैसे ही क्या होता है, हमारी सुरक्षा के लिए देता है वो, है ना। वैसे ही क्या होता है जंतुओं के अंदर, भाई पादपों के अंदर क्या होता है? पादपों के हाथ पैर तो होते नहीं है। कोई भी भारी अटैक से बचने के लिए उसमें एक मजबूत क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है, एक दीवार टाइप क्या पाई जाती है? संरचना पाई जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। कहने का मतलब, पादप अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति ने उसको क्या दिया है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए क्या दिया है? उसकी कोशिका को एक दीवार की संरचना दे दी, और उसको क्या बोलेंगे? कोशिका भित्ति बोलेंगे। इसीलिए मैंने लिखा है कि ये केवल किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है। अब देखो, ये जो पादप कोशिका में पाई जाती है कोशिका भित्ति, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेल्यूलोज की। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसको इंग्लिश में लिख देंगे फॉर्म्ड बाय सेलुलोज। अब बोलोगे भैया सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज आप ये मान लो कि चीनी होती है ना। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? ये क्या होता है? शर्करा होता है। आपका समझ में आ गई बात? पॉलीसेकेराइड क्या होता है? शर्करा होता है। आप देखो, हमारी धरती के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, है ना। जंतुओं से ज्यादा तो पेड़ पौधे हैं। इसका मतलब सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? सेल्यूलोज है। ये प्रश्न भी बन सकता है यहां से कि जहां जहां पेड़ होंगे वहां वहां सेल्यूलोज होगा, और सेल्यूलोज जहां जहां होगा वहां वहां क्या होगी? आपकी पॉलीसेकेराइड क्या होगी? शुगर होगी। हिंदी वाले भी इसको ये लिखेंगे पॉलीसेकेराइड शर्करा। तो समझ में आई बात?
यही सेम चीज मैं आपको जब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंस लिखवाऊंगा उस टाइम भी लिखवाऊंगा। एक में लिखवाऊंगा कि पादप कोशिका में क्या प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। एक साइड में लिखाऊंगा कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आ गया, ये किसकी बनी होती है भाई, ये भैया बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड क्या होती है, शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट वाला जब हम फूड न्यूट्रिशन जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड क्या होते हैं। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था अपना, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में क्या रहती है, अनुपस्थित रहती है। सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल्यूलोज एक प्रकार की क्या है, पॉलीसेकेराइड शर्करा होती है। ठीक है, अगला देख, दूसरा क्या होता है, जैसे ये कोशिका है, इधर डायग्राम बना देता हूं, ये आपकी कोशिका है। ठीक है, और इस कोशिका के चारों तरफ हमने एक झिल्ली और बना दी और इस झिल्ली को हमने नाम दे दिया कोशिका भित्ति। अभी जो हमने पढ़ा है वो सबसे भारी यही होती है जो प्रोटेक्शन करती है। ठीक है भैया, अब जो अंदर वाली जो लेयर होती है ना, ये दोनों में पाई जाती है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जब आप सब्जी मंडी जाते हो तो सब्जी मंडी जब आप जाते हो तो आपको एक तो पॉलीथीन में लपेट के देता है और उसके ऊपर बोरा चढ़ा के देता है, अगर ज्यादा सामान हो तो वो बोरा तो क्या हो गया, कोशिका भित्ति होगी। अच्छा, एक पॉइंट और लिख लेना आप इसके अंदर, कि इसके अंदर पानी की मात्रा क्या होती है, वाटर जो होता है ना वो बहुत कम होता है, लगभग कितना परसेंट होता है, 0% होता है। इसलिए क्या होती है ये, इसलिए क्या होती है, कठोर होती है। इसलिए क्या होती है ये, अपने पेड़ों की छाल देखी होगी और पेड़ों की छाल क्या होती है, कठोर ही होती है। वो उसके अंदर क्या होता है, पानी लगभग 0% के बराबर होता है। ठीक है, हाँ, अब देखो अगली बात करते हैं हम, देखो कोशिका झिल्ली का मतलब हो गया सेल मेम्ब्रेन, और ये होगी आपकी सेल वॉल। अब भैया हम पढ़ेंगे दूसरा सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है, देखो दूसरा आप हेडिंग लगाएंगे कोशिका झिल्ली। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पिछली वाली क्लास में बताया था कि सेल को क्या बोलते हैं, साइटो, तो इसको क्या बोलते हैं, साइटो मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसके अंदर एक लिक्विड पदार्थ होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, तो इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बोल दो, कोशिका झिल्ली बोल दो, एक ही बात है। समझ में आ रही है मेरी बात? चलो, अब यह होती क्या है, देखो ये दोनों में प्रेजेंट होती है। ये क्या होती है, ये पादप कोशिका प्लस जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, यानी प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होगी और एनिमल सेल के अंदर भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। किसकी बात कर रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन की। ये क्या होती है, पतली क्या होती है, झिल्ली होती है। ठीक है, पतली क्या होती है, झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें क्या लिख देंगे, दोनों में क्या होती है, उपस्थित होती है। दोनों में क्या होती है, प्रेजेंट होती है, दोनों में उपस्थित होती है। जंतु कोशिका में भी उपस्थित होगी और पादप कोशिका में भी उपस्थित होगी। तो देखो मेजरली डिफरेंस क्या हो गया कि कोशिका झिल्ली है वो दोनों में होगी, कोशिका भित्ति है वो एक में होगी। ठीक है, किसमें होगी, पादप कोशिका में। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। अच्छा, वो सेलुलोज की बनी है, तो भैया ये किसकी बनी है, तो ये भैया बनी होती है फास्फोलिपिड की। किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड की बनी होती है। हिंदी में भी इसको क्या बोलते हैं, फास्फोलिपिड बोलते हैं। लिपिड एक प्रकार की वसा है। क्या है, फास्फोरस एडेड जो वसा होती है उसको फास्फोलिपिड बोलते हैं। फास्फोलिपिड से बनी होती है। अच्छा भैया, इसका काम क्या होता है,
कोशिका के अंदर जो भी द्रवों का आदान प्रदान होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, वो सब कौन करवाएगी? कोशिका झिल्ली करवाएगी। और क्या काम होते हैं भैया? ये क्या करती है? कोशिका अंगों का क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। कोशिका अंगों का बचाव करती है। कोशिका अंगों की क्या करती है? सुरक्षा करती है। कैसे करती है? मान लो अगर ये झिल्ली न हो और इसके अंदर जो भी क्या है और आइटम है कोशिका झिल्ली के, जैसे न्यूक्लियस है, हमने और पढ़े सारे, ये आइटम्स क्या हो जाएंगे? सारे बाहर निकल जाएंगे अगर ये झिल्ली नहीं होगी तो। कहने का मतलब इस झिल्ली का होना क्या है? इस झिल्ली का होना बहुत जरूरी है भाई, इस झिल्ली का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये सारे आइटम बाहर निकल जाएंगे, और आइटम बाहर निकल जाएंगे तो वही बात है ना, क्या होगा? पूरी कोशिका क्या हो जाएगी भैया? नष्ट हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो कोशिका झिल्ली क्या करती है? प्रोटेक्शन ऑफ सेल ऑर्गन्स, सभी कोशिका अंगों की क्या करती है? सुरक्षा करती है। अब ऐसे बोल दो कोशिका की सुरक्षा करती है, बात एक ही है। समझ में आया इतनी? तो पहली थी कोशिका भित्ति, दूसरी थी कोशिका झिल्ली। ऊपर क्या होगी? भित्ति, जो किसमें होगी? ओनली पादपों में। नीचे क्या होगी? कोशिका झिल्ली, जो दोनों में प्रेजेंट होगी, मनुष्य में भी, इन जंतुओं में भी होगी और पादपों में भी होगी। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं। ठीक है, अगला अपना पॉइंट है तीसरा, वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला कोशिका अंग है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है भैया? देखो, सबसे पहले तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, वो लिख लेंगे आप। डिस्कवरी किसने की थी? तो डिस्कवरी इसकी की थी, कई बार पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, वो की थी अल्टमैन ने। किसने की थी? अल्टमैन ने। इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं ALT। अब इसकी इंग्लिश को ये मत बोल देना भैया, इसको अलग बताओ मेरे को। तो अल्टमैन इंग्लिश आदमी के नाम की, इंग्लिश आदमी की। ठीक, अब देखो, अच्छा, खोज इसने की थी पूर्णतः खोज किसने की थी? अल्टमैन ने। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले इसको किसने देखा था? तो सर्वप्रथम एक आदमी आएगा और उसका नाम है कोलिगर। क्या नाम आएगा? कोलिकर। ठीक है, को से कोलिकर और को से कीड़ा। इसने किस में देखा था? इसको कीड़ों में देखा था। लेकिन खोज किसने की? ये बता नहीं पाया था ज्यादा, इसलिए इसका नाम ज्यादा आता नहीं है। अगर ऑप्शन आएगा तो आपके पास यही आएगा, अगर ये नहीं है तो सेकंड ऑप्शन ये करना है। ठीक है, अगर दोनों आ जाए तो उल्टमैन ही करना है। समझ में आ गई मेरी बात? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका इंपोर्टेंट कोशिका अंग है भाई, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना भाई साहब, ये आपका इंपोर्टेंट है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इंपोर्टेंट क्यों, अभी बता देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य होता है ना भाई, इसका मुख्य कार्य वो होता है पहला तो आप लिखेंगे ये क्या बनाता है? ये क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। ऊर्जा का निर्माण करता है। पूरी प्रोसेस समझेंगे थोड़ी देर में हम कि कैसे ऊर्जा का निर्माण करता है। दूसरा, ये क्या करता है? श्वसन क्रिया करता है। मतलब भैया श्वसन क्रिया फेफड़े नहीं करते क्या? तो भैया फेफड़े भी करते हैं, ये भी करता है। कहने का मतलब ये गैसों का आदान प्रदान करेगा। गैसों का क्या करेगा? आदान प्रदान करता है। जब बेटा ये एनर्जी बनाता है ना, जब ये ऊर्जा बनाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। हिंदी में बोलते तो बिजली घर। क्या बोलते हैं इसको? बिजली घर। अब इसको बिजली घर क्यों बोलते हैं, पावर हाउस क्यों बोलते हैं, ये प्रोसेस हम नेक्स्ट पेज पे समझेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं। तीसरा क्या करता है ये क्या करता है? तीसरा ये करता है पदार्थों का आदान प्रदान। पदार्थों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। किस में करता है पदार्थों का आदान प्रदान? जैसे मान लो ये आपकी कोशिका है,
ठीक है, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, जूते के समान होती है, जूते के तली के समान होती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया ने यहाँ पे क्या बना दी, ऑक्सीजन ली, CO2 निकाली, और एटीपी के रूप में क्या बना दी, एनर्जी बना दी। एनर्जी एक प्रकार का पदार्थ ही है। अब जब ये एनर्जी इसको वापस देगा, या फिर इसको एनर्जी बनाने के लिए कोई भी जैसे लिक्विड चीज, जैसे पानी चाहिए, H2O चाहिए, तो वो बाहर से लेगा, और बाहर से लेके किसको छोड़ देगा, एटीपी को छोड़ देगा। यानी पदार्थों का क्या करता है, आदान प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी खोज किसने कर दी, ओल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ओल्टमैन ने। सर्वप्रथम किसने देखा, कोलिगर ने। अच्छा, इसके कार्य क्या होंगे, इसके कार्य होंगे ऊर्जा का निर्माण करना, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या होगा, ये श्वसन क्रिया करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है। और गैसें कौन कौन सी होंगी, गैसें होंगी O2 और CO2। ठीक है, O2 और CO2 का क्या करता है, एक कोशिका के अंदर आदान प्रदान करता है। ठीक है, और पदार्थों का आदान प्रदान करता है। पदार्थों के अंदर आप लिख लेंगे ऊर्जा यानी एनर्जी, और अन्य लिक्विड पदार्थ यानी अन्य द्रव्य पदार्थ। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन करता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, आगे वाले पेज पे हम थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, आगे हम नोट लगाएंगे, आप नोट लगाएंगे। ठीक है, और नोट में क्या लिखोगे, महत्वपूर्ण, ठीक है, क्या लिखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु, और कोष्टक में लिख देंगे माइटोकॉन्ड्रिया। है ना, इंपॉर्टेंस फैक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो भैया, अच्छा क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो बताओ। देखो, पहला तो आप इसमें लिख देंगे, पहला इसमें आप क्या लिखोगे, पहला इसमें लिखोगे ये क्या होता है, कोशिका का क्या होता है, ये कोशिका का बिजली घर होता है। ठीक है, कोशिका का क्या होता है, ये बिजली घर होता है, यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल होता है। किसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल किसको बोलते हैं भाई, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, ये क्या करता है, ये आंतरिक श्वसन करता है। कैसा श्वसन करता है, ये आंतरिक श्वसन करता है, और आंतरिक श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण करता है। अब ये आपको समझ में नहीं आएगा कि आंतरिक श्वसन क्या होता है ना। अब देखो क्या होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन, के दौरान क्या करेगा, ये एनर्जी फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, ये एनर्जी फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा सर, अभी बताते हैं। देखो, जब हम श्वास लेते हैं, जब हम श्वास ले ले तो लास्ट हमने यही पढ़ा है, अभी तक हमने ये देखा है कि भाई सांस लेते तो हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब कैसे मिलती है वो ये माइटोकॉन्ड्रिया बताएगा। देखो, जब हम खाना खाते हैं, और खाना खाते हैं तो हमारा जो ग्लूकोज है ना, हमारा जो ग्लूकोज है, ठीक है, वो ऑक्सीजन को लेके और किस में टूटता है, वो वापस ग्लूकोज में ही टूटता है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड। ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, वो हाइड्रोजन ऑक्साइड में टूटता है, यानी जल में टूटता है, और किस में टूटता है, वो एटीपी रूप में टूटता है। और ये एटीपी क्या है, ये ऊर्जा है, ये क्या है, एनर्जी है। ठीक है, तो श्वसन के दौरान, अच्छा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6।
C6H12O6 क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है और वो किसके साथ टूटता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है। और ये टूटता कहाँ है, ये टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ टूटता है ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसको तोड़ता कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया तोड़ता है। इसलिए किसकी फॉर्म में ऊर्जा बनाएगा, एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा बनाएगा। और इस एटीपी की फुल फॉर्म क्या लिखेंगे आप, इस एटीपी की फुल फॉर्म लिखेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है भाई साहब, तीसरा पॉइंट यही है, एटीपी। एटीपी क्या होती है, ये होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये एनर्जी बना बना के अपने पास क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। और स्टोर करने के कारण इसको क्या बोलते हैं, बिजली घर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, बिजली घर बोलते हैं। ठीक है, हाँ चलो, कोशिका का बिजली घर क्यों बोलते हैं समझ में आ गया, क्योंकि ये किसके रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है। और ग्लूकोज को तोड़कर, देखो यहां पे O2 काम में ले रहा है, CO2 छोड़ रहा है, इसलिए क्या कर रहा है, ये आंतरिक शोषण कर रहा है। ठीक है, ये आंतरिक शोषण कर रहा है और किसका निर्माण कर रहा है, ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। इसलिए ये दोनों पॉइंट हमने ये लिखे हैं कि ये आंतरिक शोषण के दौरान ऊर्जा का निर्माण करता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि आंतरिक शोषण कहां होता है, तो मनुष्य में ही होता है। और मनुष्य में कहां होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है भैया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है, किस में तोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी के रूप में तोड़ता है। ठीक है, समझ में आई बात इतनी। चलो, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया था। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया की जो शेप है, चौथा पॉइंट यहां लिख लेंगे, इसकी जो आकृति है, इसकी आकृति वो होती है जूते के अनुसार, जूते के समान। ऐसी आकृति होती है इसकी, जूते के समान आकृति होती है, सू शेप का होता है ना, सू शेप का होता है। कैसा होता है भैया, ऐसा होता है। ये आपका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और इसके अंदर क्या होती है, छोटी छोटी क्या पाई जाती है, इस पे ऐसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। समझ में आ गई मेरी बात, अरे आई क्या। चलो, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया काम होता है कोशिका के अंदर श्वसन संपन्न करवाना और श्वसन के दौरान ऊर्जा बढ़ाना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का बिजली घर बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ से क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है भैया, चलो आगे देखो, आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे तीसरा। दोबारा रिवाइज कर देता हूं एक बार माइटोकॉन्ड्रिया को। तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, इसकी खोज की थी ओल्टमैन ने। किसने की थी, ओल्टमैन ने। अच्छा, सर्वप्रथम इसको देखा किसने था, कोलिगर ने। किस में देखा था, कीड़ों में देखा था भैया। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना होता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये आप नाम याद रख लेना भाई। और चाहे इस माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ याद रहे या ना रहे, ये पावर हाउस ऑफ सेल वाला क्या याद टॉपिक आप याद ही रख लेना जब आप सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हो। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यहाँ से एग्जामिनर कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, या कोशिका का बिजली घर किसको कहा जाता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। समझ में आई बात। तीसरा काम क्या करता है, ये गैसों का या पदार्थों का आदान प्रदान करता है। गैसें कौन कौन सी होंगी, O2 और CO2। हमने क्या बोल दिया, O2 लेके CO2 दे रहा है, मतलब गैसों का आदान प्रदान कर रहा है। और क्या कर रहा है, एटीपी के रूप में एनर्जी दे रहा है। और ऐसी प्रोसेस कहां होती है, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, श्वसन में ही होती है। और ये श्वसन अपने अंदर हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, आंतरिक श्वसन बोलते हैं। और आंतरिक श्वसन भी अगर आपको नाम नहीं मिले कहीं पे, तो इसको बोलते हैं भाई, कोशिका में हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन। कौन सा श्वसन, कोशिकीय श्वसन, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन भी बोलते हैं। समझ में आ गया। अरे माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया क्या, बोलो ठीक है भैया। जो ये ऊर्जा बनी है इसको स्टोर तो कर लिया इसने पावर हाउस के रूप में, पावर हाउस ने स्टोर कर लिया भाई, है ना। और पावर हाउस ने स्टोर करके किसको देगा ये, तो वो तीसरा चौथा पॉइंट आप यहाँ लिखेंगे। और वो हेडिंग आप लगाएंगे क्या, वो आप हेडिंग लगाएंगे गोल्जी बॉडी। यानी गोल्जी का है। अगली हेडिंग क्या लगाएंगे, गोल्जी का, यानी गोल्जी बॉडी।
अब बोलो भैया इसको गोल्जी बॉडी क्यों बोलते हैं? इसको गोल्जी बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक ऐसा वैज्ञानिक था जिसने इसकी खोज की थी। उस वैज्ञानिक का नाम था कैमिलो गोल्जी। कौन था? कैमिलो गोल्जी। इसकी खोज किसने की है, यानी इसकी डिस्कवरी किसने की है भैया? वो इसकी डिस्कवरी की है, वो की है आपके कैमिलो गोल्जी ने। इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया? कैमिलो गोल्जी। भाई गोल्जी द्वारा खोजी गई बॉडी है इसलिए इसको क्या बोल दिया? गोल्जी बॉडी। गोल्जी का है ना। अब देखो ये क्या काम करता है, इनके काम इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, इसके काम इंपॉर्टेंट है तो इसके मुख्य कार्य, इनके जो मुख्य कार्य है, फंक्शंस क्या है, इनके कार्य क्या है? तो पहला काम तो यही है कि माइटोकॉन्ड्रिया से क्या उठाएगा? ऊर्जा उठाएगा, और ऊर्जा की क्या करता है? ये पैकेट बनाता है। ऊर्जा की क्या बनाता है? ये ऊर्जा की पैकिंग करता है। किसके रूप में? बंडल्स के रूप में। बंडल के रूप में क्या करता है ये? कोशिका की क्या बनाता है, सॉरी ऊर्जा की क्या बनाता है? ये बंडल बनाता है और पैकेट बनाता है ना। ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आ गई। फिर क्या करता है ये? क्या करता है ये? पूरे शरीर में ऊर्जा का नियमन करता है। ऊर्जा का क्या करता है? नियमन। नियमन का मतलब हो गया बैलेंस, बैलेंस ऑफ एनर्जी। अब ये कॉन्सेप्ट हमें समझ में नहीं आया कि कैसे करता है बैलेंस ऑफ एनर्जी। तो मेरे को एक चीज बताओ भैया, आपने कभी ये सुना है कि मेरा एक हाथ थक गया? कभी आपने ये सुना है मेरी जीभ थक गई? कभी आपने ये सुना है मेरा एक पैर ही थका है? हम यही बोलते हैं ना नॉर्मली, कि हम नॉर्मली यही तो बोलते हैं कि मेरा पूरा शरीर थक गया आज तो भाई। तो पूरा शरीर थकने का मतलब पूरे शरीर की एनर्जी एक साथ डाउन हो गई भाई। जैसे मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, तो पढ़ाते पढ़ाते मेरे या तो हाथ काम में आ रहे हैं या फिर मेरे जीभ काम में आ रही है। तो होना तो ये चाहिए कि हाथ और जीभ थके, लेकिन थोड़ी देर बाद में अगर मैं 4-5 घंटे क्लास ले लूं तो मेरा पूरा शरीर थकने लग जाता है। तो होता क्या है, जैसे मैं जीभ बोल रहा हूं बार बार, तो मेरी ज्यादा एनर्जी कहाँ की खर्च हो रही है? जीभ की। अब जीभ में कोशिकाएं हैं, उसमें क्या है? गोल्जी बॉडी है। और यहाँ की कोशिकाओं की जैसे ही एनर्जी कम होगी ना, तो ये हाथ मेरा कोई काम नहीं कर रहा मान लो, या फिर मेरा कान कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है, और कान के पास एनर्जी पड़ी है बतेरी, और ये एनर्जी कान से उठाएगा और किसके पास ले आएगा? जीभ के पास ले आएगा। मतलब जिस अंग के पास ऊर्जा कम होगी और जहां ऊर्जा ज्यादा है, उस अंग से ऊर्जा को उठा के कहां पे लेके आएगा? कम ऊर्जा वाले अंग के पास लेके आएगा। इसका काम होता है, गोल्जी बॉडी का काम होता है। अरे समझ में आ गई क्या बात? बिल्कुल भी आ गई समझ में। मतलब गोल्जी बॉडी पूरे शरीर में ऊर्जा का नियमन करता है, और ऐसे ऐसे जैसे जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां एनर्जी लेके चला जाएगा। कुछ टाइम बाद में हर प्रकार के अंग की क्या हो जाएगी? ऊर्जा बराबर हो जाएगी। कम हो जाएगी तो हम क्या हो जाता है? पूरा शरीर हमारा एक साथ थक जाता है। समझ में आई क्या बात? हाँ। अब कई कमेंट करेंगे कि भैया अच्छा मेरे तो एक हाथ में दर्द होता है, तो वो दर्द होता है, वो थकता नहीं है। दर्द होना अलग चीज है और थकना अलग चीज है। थकने का मतलब आपकी एनर्जी कम हो गई, और दर्द आपका मांसपेशी दर्द भी हो सकता है, और आपको किसी ने थप्पड़ लगा दी तो उसका भी दर्द हो सकता है, आपको किसी का धोखा दे दिया तो उसका भी दर्द हो सकता है। तो वो दर्द अलग चीज होती है और थकावट अलग चीज होती है। थकावट में क्या होती है? हमारी बॉडी की एनर्जी डाउन होती है। समझ में? चलो, तो ये ऊर्जा का नियमन करता है, ऊर्जा का बैलेंस करता है पूरे शरीर के अंदर। अरे समझ में आ गई क्या? अच्छा, अगर ये ऊर्जा की पैकिंग करेगा बंडल के रूप में, तो इसको बोलते हैं पैकर्स ऑफ सेल। क्या बोलते हैं इसको? पैकर्स ऑफ सेल। भाई जो बंडल बनाएगा उसको क्या बोल देंगे? पैकिंग करने वाले को पैकर्स बोल देंगे। क्या बना देंगे? पैकर्स। कि पैकिंग करता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पैकर्स ऑफ सेल बोलते हैं। ऊर्जा का क्या करता है? ये नियमन करता है, ऊर्जा को इधर से उधर लेके चला जाता है। तो ये काम किसका होता है? पोस्टमैन का। इसको क्या बोलते हैं? पोस्टमैन ऑफ सेल। समझ में आ गई क्या बात? ये कोशिका का क्या है? डाकिया है। कोशिका का क्या है ये? तो पोस्टमैन ऑफ सेल कौन हो गया? गोल्जी बॉडी हो गया, है ना। पैकर्स ऑफ सेल कौन हो गया? गोल्जी बॉडी हो गया भैया। अच्छा, ऊर्जा की पैकिंग कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा भैया। ऊर्जा का नियमन बैलेंस कौन करेगा? गोल्जी बॉडी करेगा। एक अंग से दूसरे अंग पे ऊर्जा को कौन लेके जाएगा? यही लेके जाएगा। तो तीसरा पॉइंट लिखोगे इसमें। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? तीसरा पॉइंट बस इतना ही लिखना है कि गोल्जी बॉडी क्या करता है? ऊर्जा या पदार्थों को
परिवहन करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है भाई साहब इसका। ऊर्जा और पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। कौन करता है, आपका गोल्जी बॉडी। अरे समझ में आई बात। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला पॉइंट नंबर 5। ऊर्जा बनाई माइटो, लेके कौन जाएगा, गोल्जी बॉडी। अच्छा ठीक है, अगला पॉइंट है अपना, अगला पॉइंट है नंबर कितना है, 5। नंबर 5 है वो है आपका केंद्रक। वो क्या है, केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की जो खोज है, न्यूक्लियस की खोज है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन इसने क्या की थी, इसकी खोज की थी। किसकी, केंद्रक की। अच्छा, अब इसको हिंदी मीडियम वाले ये नहीं बोलेंगे सर इसको भूरालाल लिखो। अब यार रॉबर्ट ब्राउन को रॉबर्ट ब्राउन ही लिखेंगे, भूरालाल नहीं लिख सकते इसको हम, ठीक है। हाँ, तो रॉबर्ट ब्राउन क्या है, इसका खोज करता है, किसका, केंद्रक का। अब मेरे को एक चीज बताओ, हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, हमारा जो मस्तिष्क होता है वो क्या करता है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है ना। सबको बैठा रहता है और सबको आदेश देता है कि हाथ तू ये काम करेगा, कान तू सुनने का काम करेगा, आंखें तू देखने के काम करेगी, जीभ तू चलाने का काम करेगी। ठीक है, हाँ जीभ चलाने का काम नहीं होता है, मतलब बातें बोलने का काम करेगी। ठीक है, तो ऐसा आदेश कौन देता है पूरे शरीर के अंदर, मस्तिष्क देता है। कौन देता है, और वैसा ही काम इसका होता है केंद्र का। केंद्र एकदम मंत्री आदमी है, अपना प्रधानमंत्री टाइप आदमी है। ये ओनली क्या करेगा, सबको आदेश देगा कि भाई तू ये करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बना, गोल्जी बॉडी एनर्जी को उठा, दफा हो यहां से। तो ये सारे काम कौन करवाता है, केंद्र करवाता है भैया। ठीक है, केंद्र करवाता है, इसका मतलब इसको हम क्या कर सकते हैं, ये बात बोल सकते हैं इसके फंक्शन में, इसके कार्य में, इसका जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है। पहले तो ये बोल देंगे कि क्या करता है, ये भैया कोशिका पे नियंत्रण करता है। कोशिका पे क्या करता है, ये नियंत्रण करता है। बिल्कुल सही बात है, बोले कंट्रोल क्या करता है, कोशिका को क्या करता है, कंट्रोल ऑन सेल, कोशिका पे नियंत्रण करता है। अब देखो, जब मैंने आपको यह बताया है कि मानव शरीर पे कंट्रोल करता है ब्रेन यानी मस्तिष्क, तो वैसे ही केंद्रक पे किस पे कंट्रोल कर रहा है, कोशिका पे। तो इसलिए कोशिका का क्या बोलते हैं इसको, इसलिए यहां से इसके दो नाम पड़ गए बेटा। दो नाम कौन से पड़ गए, पहला तो इसका नाम पड़ गया ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल यानी कोशिका का मस्तिष्क। कोशिका का क्या होगा, ये मस्तिष्क। दूसरा हमारा, आप घर में सब लगभग घरों में आजकल लैपटॉप और कंप्यूटर मिल जाते हैं, और आप कंप्यूटर पढ़ते भी हो, है नहीं मिलता तो, और पढ़ते हो तो वहां पे आप ये पढ़ते हो कि भाई जो भी कंप्यूटर है उसको चलाने के लिए हमें एक डब्बा चाहिए, और उस डब्बे को बोलते हैं सीपीयू, और वो सीपीयू के बिना आपका कंप्यूटर नहीं चलता। तो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, सीपीयू चाहिए। तो सीपीयू का जैसा काम नहीं कर रहा है बंदा, बिल्कुल भी कर रहा है। तो क्या काम कर रहा है सीपीयू के जैसे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीपीयू ऑफ सेल, कोशिका का सीपीयू। इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का सीपीयू बोलते हैं। समझ में आ गई के बाद, काम बंदा बैठा बैठा कर रहा है लेकिन। अच्छा भैया और बताओ, और बताने को ये है कि एक इसमें क्या होता है, दूसरा काम इसका क्या होता है, ये क्या करता है, इसके अंदर डीएनए और आरएनए होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए होते हैं। इसलिए आनुवांशिकी में क्या होता है, ये सहायक होता है। हमारा चैप्टर लगता है आनुवांशिकी, जेनेटिक्स, है ना। आनुवांशिकी में सहायक होता है, वहां इसको डिटेल में पढ़ेंगे, मेंडल भाई साहब को पढ़ेंगे वहां पे, तो उस टाइम समझ में आएगा आपको कि किस में सहायता करता है, ये आनुवांशिकी में सहायता करता है। कहने का मतलब, मैं और आप, मैं मेरे पापा की क्या हूं, फोटोकॉपी हूं, है ना, या मेरी मम्मी की फोटोकॉपी हूं, है ना। तो मेरे पापा से या मेरे मम्मी पापा से जो कैरेक्टर मेरे अंदर है वो किसकी बदौलत आए, केंद्रक की बदौलत आए। समझ में आ गई बात। तो केंद्रक किस में सहायक होता है, आनुवांशिकी में सहायक होता है। आप में कुछ लक्षण हैं वो कैसे किसके हैं, अपने मम्मी पापा के हैं, तो किसकी वजह से आए हैं, वो केंद्रक की वजह से। इसलिए आनुवांशिकी में क्या होता है, है ना। तो किस में सहायता करता है, आनुवांशिकी में। तो किसको इंग्लिश में क्या लिख देंगे,
सपोर्ट इन जेनेटिक्स। सपोर्ट इन जेनेटिक्स, है ना। आनुवांशिकी गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, ये आगे पहुंचाता है। इसका काम केंद्र का काम। और क्या काम करता है, कोशिका पे नियंत्रण करता है। कोशिका अंगों को क्या करता है, अलग अलग काम बांट के दे रखा भाई साहब ने कि ये तू करेगा, ये तू करेगा, ये तू करेगा। ठीक है, चलो कुछ और पॉइंट पढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इस केंद्रक के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर होते हैं डीएनए, आरएनए, ठीक है, और क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये क्या होते हैं तीनों, तो क्रोमोसोम को तो हिंदी में बोलते हैं गुणसूत्र, ठीक है, और डीएनए आरएनए आपको डायरेक्ट याद रखनी है। देखो पहली बात तो क्या होता है डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है, वो होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इंग्लिश में भी ये लिखा जाएगा इसको। क्या लिखा जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब ये क्या होता है, देखो डीऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन निकाल दो। ऐसे राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, वो क्या होते हैं, सारे डीएनए होते हैं। ठीक है, अब देखो डीएनए की संरचना होती है ना, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डीएनए की संरचना होती है वो कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है। कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है, डबल हेलिकल होती है। ये क्या सिस्टम है, ये भी बता दो, अभी बता देंगे। क्या होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। अब देखो और क्या होता है, इसमें होती है दो राइबो शुगर, दो राइबो शर्करा होती है। क्या होती है इसमें, दो राइबो शर्करा होती है, और क्या होते हैं, क्षार होते हैं, और क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है। बेटा थोड़ा सा अगर आपने डीएनए पढ़ लिया ना ध्यान से, तो आरएनए आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो इस पे थोड़ा सा फोकस कर लो। मैंने क्या बताया, दो राइबो शर्करा होती है, एक क्षार होता है। इस क्षार की जगह आपको नाइट्रोजनी क्षार भी मिल सकता है, कहीं पे लिखा हुआ होता भी है। ठीक है, और क्या होता है, फास्फोरिक अम्ल होता है, फास्फोरिक एसिड होता है। अब देखो दो राइबो शर्करा की बात हमें नहीं करनी, हमें बात करनी है क्षारों की। और ये क्षार ही आपस में क्या बनाते हैं, बंध बनाते हैं, तब क्या बनती है, डबल हेलिकल संरचना बनती है। और वो डबल हेलिकल संरचना कैसी होती है वो मैं दिखाता हूं आपको। देखो ये एक आ गई आपकी कुंडली, ठीक है, और दूसरी कुंडली आपकी ये आ गई। ठीक है, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। ये क्या होती है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, और इनके बीच में बॉन्ड पाए जाते हैं। इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, अब बोले भैया बॉन्ड कैसे पाए जाते हैं, तो इसमें जो बंध पाए जाते हैं उन बंधों को बोला जाता है क्या, देखो इसमें सीधा सीधा याद रखना, ए टी के साथ बंध बनाएगा और डी जी ओ सी के साथ बंध बनाएगा। ये आपको ट्रिक याद रखनी है, ए टी के साथ बंध बनाएगा, जी सी के साथ बंध बनाएगा। ये बना दो, ए टी जी सी, ऐसे यहां पे होगा ए टी जी सी। अब यह ए टी जी सी क्या है, ये नाइट्रोजनी क्षार है बेटा। ये क्या है, ये नाइट्रोजनी क्षारक है। कैसे है मैं अभी बताता हूं आपको। देखो थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं, होता है तो। चलो ये नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है, देखो नाइट्रोजनी क्षार, ए का मतलब क्या हो गया, ए का मतलब हो गया एडिनोसिन। कौन सा हो गया, एडिनोसिन। ठीक है,
फिर आपका जी, जी का मतलब होता है ग्वानिन, ठीक है भाई। तीसरा होता है सी, सी का मतलब होता है साइटोसिन, ठीक है भैया। टी का मतलब होता है थायमीन, तीसरा क्या है, थायमीन। अब ये थायमीन है ना, इसको अंडरलाइन कर लेना, इसको क्या कर लेना, अंडरलाइन कर लेना। क्यों भैया, इसको क्यों, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको अंडरलाइन क्यों करवा रहे हो, नेता है क्या भैया, नेता तो नहीं है ये, कि नहीं काम में आएगा, ठीक है। थायमीन क्या है अलग याद रख लेना थोड़ा सा। तो ए टी, इसके बीच में जो बंध पाए जाता है ना, इन बंधों को बोला जाता है क्या, हाइड्रोजन बंध। कौन से बंध, हाइड्रोजन बंध। जब मैं आपको आगे केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा अंतराण्विक बंध, आणविक बंध, आयनिक बंध, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बंध, और फिर पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन बंध या वंडरवॉल बंध, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। तो ए टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जी सी के साथ बॉन्ड बनाएगा। अच्छा भैया, जो ये यहां से लेकर यहां तक की साइज होती है ना, ये होती है आपकी 34 एंगस्ट्रॉम की। कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम की। और ये जो हाइट होती है, ये जो चौड़ाई होती है 20 एंगस्ट्रॉम की। कितने एंगस्ट्रॉम की। अब एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ये एक एंगस्ट्रॉम के बराबर, यानी बहुत छोटी क्या होता है इसमें गैप होता है। तो ये आपकी क्या होती है, डबल हेलिकल क्यों बोला मैंने, द्विकुंडलित क्यों बोला, एक कुंडली ये आ रही, एक कुंडली ये आ रही, इसलिए मतलब क्या होगी, दो कुंडलियां मिलकर क्या बना रही है, स्ट्रक्चर बना रही है, किसकी, इस डीएनए की बना रही है। इसलिए डीएनए की जो आकृति होती है वो कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है भैया, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, एडिनोसिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। थायमिन को अलग से याद रखना, क्यों रखना अभी मैं समझा दूंगा। ये आपका डीएनए है, ठीक है। और डीएनए क्या होता है, मेनली क्या होता है, डीएनए ही क्या करता है, अनुवांशिकी को आगे बढ़ाता है ना। डीएनए ही क्या करता है, अनुवांशिकी को आगे बढ़ाता है। समझ में आ गई, जल्दी से इसको नोट करेंगे, ठीक है। और दोबारा अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूं। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, पहला क्वेश्चन। इसकी संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित, दूसरा क्वेश्चन। इसमें नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन से होते हैं, एडिनोसिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या होता है, इनके बीच में क्या कौन सा बंध बना होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, चौथा क्वेश्चन। बस ये आपको एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम याद रखने की जरूरत नहीं है इतनी, बस आप इतना याद रख लेंगे इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है, और इसके अंदर ये प्रकार के क्षार पाए जाते हैं, ठीक है भाई। चलो आगे हम पढ़ते हैं आरएनए। आगे हम क्या पढ़ते हैं, आरएनए। देखो आरएनए भी कुछ नहीं है ज्यादा लफड़ा, आरएनए का भी, आरएनए को बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसमें ऑक्सीजन इंक्लूडेड है, इसमें ऑक्सीजन इंक्लूडेड है, डीऑक्सी नहीं लिखा हमने, है ना। अब इस आरएनए का काम क्या होता है, इस आरएनए का मुख्य काम होता है प्रोटीन बनाना। इसका मुख्य काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन फॉर्मेशन करना। अच्छा आरएनए के प्रकार कैसे होते हैं भैया, ये 3 प्रकार का होता है भाई। ये कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा होता है, पहला होता है एमआरएनए, दूसरा होता है टीआरएनए, और तीसरा होता है, सॉरी ये थोड़ा सा आप ऐप समझ लोगे इसको आप, ये क्या होता है टीआरएनए, और एक होता है आपका आरआरएनए। ये 3 आर। अब देखो एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। जैसे हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होगी, ठीक है, और प्रोटीन जैसे हम खाना खाएंगे, खाना खाते हमारे अंदर एमिनो अम्ल जाएंगे खाने में, और एमिनो अम्ल जैसे आएंगे तो ये मैसेज पहुंचाएगा किसके पास, ट्रांसफर आरएनए के पास। क्या पहुंचाएगा कि भाई साहब जो इसकी जरूरत थी हमें वो आ गया है, आप इसका स्वागत करने के लिए आ जाओ। तो मैसेंजर आरएनए का, एमआरएनए का एक ही काम होता है, ये संदेश पहुंचाता है किसको, ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए का मतलब होता है वो जो एमिनो अम्ल आए हैं ना उनको उठाएगा और ट्रांसफर करेगा किसके पास, आरआरएनए के पास।
और rRNA क्या करता है, rRNA की फुल फॉर्म होती है राइबोसोम आरएनए। और अभी हम आगे पढ़ेंगे राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन को बनाना। तो ये मेनली तो rRNA क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, लेकिन सहायक दोनों ही है। ये इसको व्हाट्सअप करेगा कि भाई साहब जिस चीज की जरूरत थी वो आ गई। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, उसको उठाएगा, ट्रांसफर किसके पास कर देगा, आरआरएनए के पास। आरआरएनए क्या कर देगा, प्रोटीन का निर्माण कर देगा। तो मेनली प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, आरआरएनए करता है। ठीक है, ये क्या करता है, स्थानांतरित करता है, और ये क्या करता है, संदेश पहुंचाता है, मैसेज करता है, ये संदेश वाहक। तो आरएनए के तीनों प्रकार समझ में आ गए सबको। फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अब देखो ये क्या होती है, इसकी संरचना होती है ना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो एक कुंडलित होती है, इसमें एक ही कुंडली होती है, सिंगल हेलिकल होता है। कैसा होता है, सिंगल हेलिकल होता है। अब इसमें जो नाइट्रोजनी क्षारक हैं वो कौन कौन से होंगे, भैया आपने 4 तो वहां याद करवा दिए, 4 यहाँ याद करवा दोगे, ये कोई बात थोड़ी ना होती है, इतना इतना याद होता है क्या, बिल्कुल होता है। देखो इसमें नाइट्रोजनी क्षारक कुछ नहीं करना, वही ए जी सी और टी, मैंने थायमीन बताया था ना, उसकी जगह यू कर दो। क्या कर दो, यू कर दो, बस इतना ही है। ए का मतलब होता है एडिनोसिन, वही याद रखने। जी में याद रखोगे ग्वानिन, सी में याद रखोगे साइटोसिन, और यू में याद रखोगे यूरेसिल। ठीक है, ये 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं। किसमें, देखो फर्क इतना ही है डीएनए आरएनए में। एक तो ये क्या होता है, एक कुंडलित होता है। दूसरा यहां पे पर्सन यही बनेगा कि डीएनए और आरएनए में मेन अंतर क्या है, यहां पे थायमीन की जगह क्या आ गया, यूरेसिल आ गया। तो पर्सन एग्जामिनर ये बनाता है कि डीएनए में किस नाइट्रोजनी क्षारक की जगह यूरेसिल होता है, या क्वेश्चन ये बना देगा कि आरएनए में किस नाइट्रोजनी क्षारक की जगह थायमीन होता है। तो वो क्वेश्चन कैसे भी बनाए, आपको तो बस ये याद रखना बेसिक्स, है ना। और वही बात है, एक कुंडलित संरचना होती है, काम मेनली इसका क्या होता है, प्रोटीन का बनाना होता है। कैसे बनता है वो आप समझ में आ गया होगा कि मैसेंजर आने संदेशवाहक का काम करेगा, ट्रांसफर आने स्थानांतरित करेगा। किसको करेगा, अमीनो अम्लों को, क्योंकि एमिनो अम्ल ही किसका निर्माण करते हैं, पाचन हम जब पढ़ेंगे ना, डाइजेशन पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एमिनो अम्ल मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये आपका आरएनए हो गया। आरएनए की संरचना एक कुंडलित, एक क्वेश्चन। इसका फुल फॉर्म राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन होता है इसका प्रोटीन का निर्माण करना, बस। चौथा क्वेश्चन यहां से बनेगा यूरेसिल और थायमीन को लेके, कि जो डीएनए होता है उसमें थायमीन होता है और जो आरएनए होता है उसमें यूरेसिल होता है। समझ में आ गई क्या बात, चलो भैया आगे समझ में, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्रोमोसोम। भाई केंद्र के पार्टी चल रहे हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, गुणसूत्र। देखो गुणसूत्र देखो क्या होता है, ये आपकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है एक। ठीक है, और जब इस स्ट्रक्चर को मैं इसको पकड़ के यहां से खींच दूं ना, तो ये एक ऐसी स्ट्रक्चर बनती है ना। और इसको बोलते हैं डीएनए, इसको क्या बोलते हैं, डीएनए। और ये क्या होता है आपका क्रोमोसोम, यानी गुणसूत्र। पूरे को क्या बोलेंगे, गुणसूत्र। ठीक है, ठीक है भैया। कहने का मतलब गुणसूत्र के अंदर क्या क्या होते हैं, गुणसूत्र के अंदर डीएनए होता है और एक प्रोटीन होती है, उसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए और हिस्टोन, डीएनए हमने पढ़ लिया, हिस्टोन प्रोटीन हमारे काम की नहीं है। ठीक है, तो गुणसूत्र देखो, गुणसूत्र के प्रकार 2 होते हैं। गुणसूत्र के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। ये आपने स्ट्रक्चर बना ली होगी। ठीक है, अब देखो ये हमारे कोई काम की नहीं है, तो हम इसको मिटा देते हैं। गुणसूत्र होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ऑटोसोम्स, एक होता है एलोसोम्स।
एक तो होते हैं कायिक और एक होते हैं जनन। सीधी सी बात है, जनन में सहायक होंगे वो गुणसूत्र कौन से होंगे? तो मनुष्य की बात करूं तो मनुष्य के अंदर कितने होते हैं? 23 जोड़ी। मनुष्य के अंदर कितने होते हैं? 23 जोड़ी क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। और 23 में से 22 जोड़ी, 22 जोड़ी का मतलब 44 गुणसूत्र, वो क्या होते हैं? नर और मादा में क्या होते हैं? समान होते हैं। नर और मादा दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। समझ में आ गई बात? अच्छा, जनन वाले जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो होते हैं आपके नर में तो कितने होते हैं? x, y, और मादा में कितने होते हैं? x, x। ठीक है, ये दोनों किसमें हो गए? नर और मादा में। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? अच्छा, ये 22 जोड़ी हैं, बच गई इतनी, एक जोड़ी। ठीक है, ये कितने हो गए? 2। ये कितने हो गए? 2। तो या तो नर में तो क्या होंगे? एक्स वाई होंगे, और मादा में क्या होंगे? दोनों में अलग अलग होंगे। जो क्या करते हैं, ये 22 तो देखो हमारी बॉडी का 95% पार्ट क्या होता है? नर और मादा में समान होता है। 5 या 10% पार्ट क्या होता है? अलग अलग होता है। वो किसकी वजह से होता है? इन जनन जो गुणसूत्र हैं, जनन जो गुणसूत्र हैं, इनके वजह से होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया गुणसूत्र? तो न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या पढ़ा? डीएनए पढ़ लिया। न्यूक्लियस के अंदर हमने आरएनए पढ़ लिया, और न्यूक्लियस के अंदर हमने क्या पढ़ लिया? क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पढ़ लिए। समझ में आई क्या बात? ये गुणसूत्र वाला पार्ट या डीएनए वाला पार्ट हम जनन तंत्र पढ़ेंगे उस टाइम बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। एक बार नॉर्मली आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अगला बेटा हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अगला पार्ट क्या है? कोशिका अंग है, वो क्या है? अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका को इंग्लिश में बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका को इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब क्या हुआ? अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या होती है? एक ऐसी जालिका होती है जो शरीर का क्या बनाती है? अपनी कोशिका क्या बनाती है? ढांचा बनाती है। और क्या होती है? ये केंद्र के आसपास ही घूमती है, और केंद्र के आसपास घूमती है तो क्या करेगी ये? अब जो देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, एक इसके 2 भाग होते हैं। 2 क्या होते हैं? भाग होते हैं। ठीक है, और वो दोनों भाग क्या करेंगे? देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये सपोर्ट प्रदान करती है ना? ये क्या करती है? सपोर्ट प्रदान करती है कोशिका को। अब इसके 2 भाग हैं। प्रकार नहीं बता रहा मैं, भाग बता रहा हूं। भाग कैसे? जैसे ये आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, और इसके ये 2 भाग है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो क्या होगी आपकी? खुरदरी होगी। ये तो आपकी क्या है? खुरदरी। इसको बोलते हैं रफ। ठीक है, और एक आपकी क्या है? चिकनी यानी स्मूथ। इसको तो बोलते हैं SER, और इसको क्या बोलते हैं? RER। अच्छा, कोई चीज चिकनी कब होती है? जब उसमें किसकी मात्रा अधिक हो? वसा की मात्रा अधिक हो। तो ये चिकनी वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये किसका निर्माण करेगी? सीधी सी बात है, वसा का निर्माण करेगी। किसका फॉर्मेशन करेगी? ये वसा का निर्माण करेगी। अच्छा, फिर भैया ये खुरदरी क्यों बनी? खुरदरी कुछ नहीं है, ये पूरा पार्ट चिकना ही था, बट इस पे आधे वाले पार्ट पे आके क्या चिपक गए? राइबोसोम। क्या चिपक गए? ये इस पे जो चिपके हुए इसको क्या बोलेंगे? राइबोसोम। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको आरएनए वाला पार्ट जब पढ़ाया था तब बताया था कि आरएनए क्या होते हैं? राइबोसोम आरएनए होते हैं, और वो किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जो खुरदरी है या जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो किसका निर्माण करेगी? ये करेगी प्रोटीन का। प्रोटीन का निर्माण कौन करेगी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वो खुद नहीं करेगी, उस पे कौन बैठा हुआ है? राइबोसोम बैठा हुआ है, वो इसको क्या करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। और वो भी कौन सा आरएनए के साथ मिलके? आरएनए के साथ मिलके किसका निर्माण करेगा? प्रोटीन का।
तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके दो भाग होते हैं, पहला खुरदरी, दूसरा चिकनी। चिकना कब होता है कोई चीज, जब उसपे किसकी मात्रा हो, वसा की, फैट की मात्रा हो, है ना। तो वसा का निर्माण, यानी चिकनी वाली किसका निर्माण करेगी, वसा का निर्माण करेगी। खुरदरी वाली किसका निर्माण करेगी, प्रोटीन का। क्यों करेगी, क्योंकि इस पे राइबोसोम चिपके होते हैं, और राइबोसोम चिपके होने के कारण ये क्या बनती है, खुरदरी बनती है, और इसीलिए किसका निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है। अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में, ठीक है। देखो राइबोसोम आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसको हिंदी में भी राइबोसोम लिखोगे आप, क्योंकि एग्जाम के अंदर राइबोसोम ही लिखा आता है पेपर में, ऑटो ट्रांसलेट आता है, और अभी तक जितनी भी एग्जाम हुई उसमें हिंदी वर्ड आया ही नहीं है इसका, तो राइबोसोम ही आप याद रखेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। राइबोसोम की खोज की थी वो आपके साइंटिस्ट थे, उसका नाम था पेलेड। इसकी खोज किसने की थी, साइंटिस्ट है पेलेड। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। किसका संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो आजकल एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है हर तीसरी एग्जाम में, अगर राइबोसोम से क्वेश्चन आता है तो ऐसे नहीं पूछता कि प्रोटीन बनाता है कि नहीं बनाता, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, क्या पूछता है कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री क्या है। तो प्रोटीन फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या बनेगी, प्रोटीन। तो ऐसी फैक्ट्री जहां प्रोटीन बनती है वो क्या है, राइबोसोम। प्रोटीन के संश्लेषण के कारण इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड रहेगा, इसमें की पॉइंट क्या रहेगा, प्रोटीन फैक्ट्री रहेगा। की वर्ड क्या रहेगा, प्रोटीन फैक्ट्री। तो सीधा सा याद रखेंगे, राइबोसोम का दिमाग में आते ही सीधा याद रखना प्रोटीन फैक्ट्री है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा है, आज तक पता है कि प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बिजली घर होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। वैसे आप आज से याद रखोगे कि प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम, ठीक है। क्यों है भैया, क्योंकि ये क्या बनाती है, प्रोटीन का संश्लेषण करती है, ठीक है। किसके साथ मिलके करती है, तो आरएनए के साथ मिलके करती है। अकेला राइबोसोम प्रोटीन नहीं बना सकता, उसके साथ क्या आएगा, आरएनए आएगा, और आरएनए के अंदर क्या होते हैं, राइबोज सुगर होते हैं, और उसके अंदर मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, और उसके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। ये सारे मिलके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। समझ में आ गई बात। चलो राइबोसोम के बारे में समझ में आ गई, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। आगे देखो, प्रोटीन का काम हो गया। अब देखो, हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि केंद्रक होता है वो पूरी कोशिका पे नियंत्रण करता है। अब बोलो भैया, अगर केंद्रक की कोई बात मानना ही बंद कर दे, कोई अंग, कोशिका अंग, बात मानने का न मानने का मतलब ये है कि अगर कोई कोशिका अंग डैमेज हो जाए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ही डैमेज हो गया, तो उसका क्या करें, पूरी कोशिका काम करना बंद कर देगी, बिल्कुल कर देगी। तो होता क्या है, एक ऐसी क्या है, अंग है हमारे कोशिका के अंदर जिसको बोला जाता है लाइसोसोम। क्या बोला जाता है, लाइसोसोम। और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे ही कोई कोशिका मरती है, यानी जैसे ही कोई कोशिका अंग काम करना बंद करता है, ये खुद को फाड़ लेता है। खुद को क्या कर लेता है, फाड़ लेता है, और खुद को फाड़ के क्या करता है, उस पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देता है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो इसका काम क्या हो गया, इसका काम सीधा सही होगा। देखो ये खुद तो जाएगा ही, दूसरों को भी लेके डूबेगा, दूसरों को भी लेके क्या करेगा, डूबेगा डूबेगा डूबेगा। ऐसा याद रखोगे, इसकी जो खोज करता है वो है डी डूबे। इसकी खोज किसने की थी, डी डूबे। ये खुद तो डूबता ही है और दूसरों को भी डुबोता है, इसलिए इसके खोजकर्ता कौन हो गए, डी डूबे। इस ट्रिक से आप याद रख लेंगे। अच्छा, इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है जो भी मर्त कोशिकाएं हैं, जो भी मर्त कोशिकाएं हैं उनका क्या करना है, भक्षण करता है। जो भी मर्त कोशिकाएं हैं उनको क्या करता है, खाता है, उसका भक्षण करता है। अब ये क्यों जरूरी है, पड़ी रहने दो, नहीं पड़ी रहने दे सकते, है ना। अगर आपके पास में कोई जानवर मर जाए और थोड़े दिन बाद में वो सड़ने लगता है, तो क्या उधर चारों तरफ की क्या कर देगा, वो प्रदूषित कर देगा हवा को। वैसे ही हमारी कोशिकाओं में होता है, अगर एक जगह की कोशिका मर गई,
मर गई तो वहां पे क्या होगा, वो दूसरी कोशिकाओं पे डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। कई बार आपने देखा होगा कि चोट लग जाती है अपने को और घाव नहीं आता और वहां पे नीला नीला पड़ जाता है, तो उसका मतलब वहां की सारी कोशिकाएं मर चुकी हैं। कुछ दिन बाद में डॉक्टर हमें क्या करता है, सजेस्ट करता है कि इसको या तो ठंडे पानी से सेको या फिर इसको गर्म पानी से सेको। मान लो ये आपका कोई बॉडी पार्ट है, ठीक है, और इस बॉडी पार्ट के इतने वाले भाग पे क्या हो गई, आपकी सूजन आ गई रेड कलर की, ठीक है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा, इस वाले पार्ट को सेको। इस पार्ट को जब भी सेकोगे तो यहाँ की तो कोशिका सारी मर चुकी है, लेकिन यहाँ जो पास वाली कोशिका है ना, इस वाला जो ये लाइसोसोम है ये एक्टिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, और ये पास वाली कोशिकाओं का क्या कर देगा, भक्षण कर देगा, और धीरे 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 आपकी वो स्वेलिंग है, वो नीलापन है, वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। कहने का मतलब जो लाइसोसोम होता है वो क्या करता है, मृत कोशिकाओं का काम तमाम करता है। दूसरी बात, अब बताओ ये मृत कोशिकाओं का काम तमाम कर रहा है, तो ये अच्छा काम कर रहा है या बुरा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, मतलब ये सफाई कर रहा है शरीर की, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का सफाई कर्मी। क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी बोलते हैं, ठीक है। तीसरी बात, जब इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना खुद को, भाई लाइसोसोम है, इसको कुछ ना कुछ चाहिए, मरी हुई कोशिकाएं चाहिए, लेकिन जब क्या होता है सारे फंक्शन एकदम अच्छे से काम कर रहे हैं या फिर पूरे ही फंक्शन काम करने बंद कर दें, तो ये क्या करता है, इसके बस की बात रहती नहीं है, ये खुद को फाड़ लेता है, और खुद को फाड़ के क्या कर लेता है, पूरी कोशिका को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए इसके लिए एक वर्ड यूज में लिया जाता है और वो इंपॉर्टेंट है, आत्मघाती थैली का वर्ड। क्या वर्ड यूज में लिया जाता है, आत्मघाती थैली। तो कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग कौन हो गया, लाइसोसोम हो, है ना। अब देखो आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं, ये आत्मघात करता है। जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक के अंदर क्या होता है, टेररिस्ट आते हैं, खुद के अंदर बॉम्ब लगा के खुद की गाड़ी को तो फाड़ते हैं, पास अपने जो आर्मी वाले हैं उनकी भी क्या कर दी, ब्लास्ट कर दी गाड़ियों को, यानी चारों तरफ खुद तो मरते हैं, चारों तरफ वालों को भी लेके मरते हैं। तो वैसा काम कौन करता है, कोशिका के अंदर लाइसोसोम करता है। इसलिए इसको चौथा नाम दिया जाता है, वो कौन सा दिया जाता है, एटम बॉम्ब ऑफ सेल। एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी किसको बोला जाता है, कोशिका का परमाणु बम भी कौन है, आपका लाइसोसोम, ठीक है। आत्मघाती थैली कौन हो गया, लाइसोसोम हो गया। एटम बम ऑफ सेल कौन हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया। सफाई कर्मी कौन हो गया, लाइसोसोम हो गया। इसका काम क्या होता है, मृत कोशिकाओं का भक्षण करना, ठीक है। अब देखो ऐसा इसमें क्या भैया जो ये इतनी पावरफुल तरीके से कोशिकाओं को मार देता है, तो इसमें पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसमें क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। अब इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, देखो एंजाइम का आप सीधा सीधा अर्थ ये पकड़ो कि एंजाइम एक प्रकार के एसिड होते हैं, सीधा सा ये आप पकड़ लो। और हाइड्रोलाइटिक ये वर्ड आपको पकड़ना है। ऐसे एंजाइम जो हाइड्रो का मतलब जल, ऐसे एंजाइम जो जल में घुलते ही ब्लास्ट कर दें, ऐसे एंजाइम जो जल में घुलते ही खुद को क्या कर दे, ब्लास्ट कर दे, वो एंजाइम क्या कहलाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाते हैं। और जब भी ये आत्मघाती थैली बनती है तो कौन से एंजाइम के द्वारा बनती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के द्वारा बनती है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के अंदर कि लाइसोसोम के अंदर किस प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण इसको क्या बोला जाता है, आत्मघाती थैली बोला जाता है, सफाई कर्मी बोला जाता है, एटम बम ऑफ सेल बोला जाता है, और मृत कोशिकाओं का क्या करता है, ये भक्षण करता है। खुद तो मरता ही है, दूसरों को भी ले डूबता है, इसलिए इसके खोजकर्ता कौन हो गए, डी डूबे हो गए, ठीक है। ये आपका लाइसोसोम था, ठीक। चलो आगे देखते हैं। तो भैया अगर यहां से अब एक सिंपल सा आपके सवाल आया होगा कि जब यहां से कोशिका मरी, ये कोशिका खाली हो गई, यहाँ पे लाइसोसोम ने इसको खाली कर दिया, तो ये भरेगा कैसे, है ना। जैसे भी आप दिमाग में आता है कि हमारे चोट लगती है, घाव पड़ता है, तो कुछ दिनों बाद में जब हम उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो घाव वापस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, तब उसमें योगदान होता है सेंट्रोसोम का। अगला पॉइंट अपना क्या होगा, सेंट्रोसोम। अगला कोशिकांग क्या हो गया, सेंट्रोसोम, है ना। इसको केंद्रिका काय भी बोलते हैं, है ना, केंद्रिका काय भी बोलते हैं। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होगा, सेंट्रोसोम का काम सीधा सीधा आप याद रखेंगे कि नई कोशिकाओं का निर्माण करता है ना। मरी हुई कोशिकाओं की जगह पे क्या करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। यानी ये किस में सहायक होता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है। किस में सहायक होता है, कोशिका विभाजन में सहायक होता है,
ठीक है। और क्या करता है ये नई सेल का, नई कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। नई कोशिकाओं का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है। और क्या करता है, अब देखो कोशिका विभाजन करेगा तो इसकी उपस्थिति है ना, इसकी उपस्थिति वो सर्वाधिक तो होती है किसमें, सर्वाधिक सेंट्रोसोम कहां पाए जाएंगे, तो वो पाए जाएंगे लीवर में। ठीक है। और सबसे कम कोशिका विभाजन कहां होता है, वो होता है आपके ब्रेन में, नर्व सेल होती है तंत्रिका कोशिका में। किसमें होता है, तंत्रिका कोशिका में। और अगर लीवर की सेल पूछे तो आप बोल देंगे हिपेटिक सेल, हिपेटिक कोशिका। समझ में आ गई मेरी बात, अरे आई कि नहीं आई। तो सेंट्रोसोम का काम क्या होगा, कोशिका विभाजन करना। ठीक है, नई कोशिकाओं का निर्माण करना। और सर्वाधिक कहां होता है, ये लीवर में होता है। और सबसे कम कहां होता है। अब यहां से आपको एक चीज समझ में आएगी, अगर ये कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए ना, अगर ये कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाए तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन को क्या बोलते हैं, कैंसर बोलते हैं। अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या कहलाता है, मतलब जब ये कंट्रोल में नहीं रहे ना, ब्रेन के भी, सॉरी इसके केंद्रक के भी कंट्रोल में नहीं रहे कोशिका विभाजन, और इस सेंट्रोसोम के खुद के भी समझ में नहीं है कि कैसा हो रहा है, तो अनियंत्रित कोशिका विभाजन क्या कहलाता है आपका, कैंसर कहलाता है। तो मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं कि सर्वाधिक कैंसर के चांस कहां बढ़ेंगे भाई, जहां सबसे ज्यादा क्या होगा, सेंट्रोसोम होगा, तो लीवर में सबसे ज्यादा कैंसर के चांस बनते हैं। सबसे कम चांस कहां बढ़ेंगे, नर्व सेल में बढ़ेंगे। तो बोल फिर भैया ब्रेन कैंसर तो होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्रेन के अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक आपकी होती है तंत्रिका कोशिका और दूसरी आपकी होती है गैलेलिय सेल, गैलेलिय कोशिका। ये होती है आपकी 90%, ये आपकी होती है 10%। तो ये जो ब्रेन कैंसर होता है वो 10% क्या होता है, गैलेलिय कोशिकाओं के कारण होता है। आप समझ में आ गई, आपकी डाउट पूरी क्लियर हो गई। हाँ, तो सर्वाधिक कैंसर की चांस कहां बढ़ेंगे, लीवर में, और सबसे कम चांस कहां बढ़ेंगे, नर्व सेल में, यानी ब्रेन के अंदर। अब देखो एक पॉइंट और आप देखना, अगर लीवर के अंदर सर्वाधिक क्या है, कोशिका विभाजन की पॉसिबिलिटी है, मतलब लीवर जल्दी बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। तो इसलिए लीवर को डोनेट करने पे, दूसरे मनुष्य के अंदर जब लीवर डोनेट होता है तो बहुत जल्दी समय में वो क्या हो जाती है, रिकवर हो जाती है। और सबसे कम रिकवरी किसमें होती है, नर्व सेल में, यानी ब्रेन के अंदर। इसलिए आपको ट्रैफिक पुलिस वाले क्या बोलते हैं कि और तो कुछ करो ना करो, आप हेलमेट लगा के जरूर रखना। अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई सरिया वरिया घुस गया, तो इसके जिम्मेदार भाई हम नहीं है। आपकी साइंस बोलती है कि एक बार अगर ब्रेन डैमेज हो गया तो उसको 7 जन्म में भी वो ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, कोशिका विभाजन की क्या होती है, दर बहुत कम होती है। रिप्रोडक्टिव जो दर होती है कोशिका विभाजन में, रिप्रोडक्शन की दर क्या होती है, बहुत कम होती है। नई कोशिकाएं बहुत धीरे बनेंगी, ब्रेन बहुत धीरे रिकवर होगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, ट्रैफिक पुलिस वाले यही बोलते हैं कि क्या करना, हेलमेट लगाना। समझ में आ गई बात। तो सबसे कम सेंट्रोसोम कहां पाए जाएंगे, वो पाए जाएंगे नर्व सेल तंत्रिका कोशिका में, और सर्वाधिक कहां पाए जाएंगे, लीवर के अंदर। ठीक है। अनियंत्रित कोशिका विभाजन को क्या बोलते हैं, अनियंत्रित कोशिका विभाजन को कैंसर बोलते हैं। सबसे ज्यादा कहां पॉसिबिलिटी बनेगी, हिपेटिक सेल्स के अंदर, लीवर के अंदर, और सबसे कम पॉसिबिलिटी कहां बनेगी, तंत्रिका कोशिका के अंदर। समझ में आई क्या बात। नई कोशिकाओं का निर्माण कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है। अच्छा, किसको तोड़ेगा ये, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का दूसरा नाम मैंने बताया केंद्रिका काय, केंद्रिका। और केंद्रिका काय का मतलब है इसको किसको तोड़ के बनेगा, नई कोशिका, केंद्र को तोड़ के बनेगा। किसको तोड़ के बनाएगा, केंद्र को तोड़ के बनाएगा। समझ में आएगा सेंट्रोसोम। चलो अगला हम पढ़ेंगे क्या, अगला हम पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं आपकी रसधानी, वोक्यूल्स। वोक्यूल्स कुछ नहीं है, वोक्यूल्स एक छत्ते नुमा क्या होती है, आकृति होती है, छत्ते नुमा आकृति होती है। जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसी आकृति होती है। और ये क्या करती है, पानी को स्टोर करके रखती है, पानी का संग्रहण करती है। और कितना % पानी कंज्यूम रहता है इसके पास, रिजर्व रहता है, सॉरी,
कितना परसेंट पानी रिजर्व रहता है? 90% पानी रिजर्व रहता है कोशिका का। संपूर्ण कोशिका का 90% पानी किसके पास है? रसदानी के पास। रसदानी का नाम ही देख लो आप कि रस को धारण करने वाली रसदानी, और रस का है अपना पानी। तो पानी, फूड, प्रोटीन, इनका स्टोर कौन करेगी? रसदानी। समझ में आ गई क्या बात? बिल्कुल सर समझ में आ गई। अगला अपना है वो क्या है? वो है आपका एक प्लास्टिड। भैया ये क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में लवक। क्या बोलते हैं? प्लास्टिड को हिंदी में बोलते हैं लवक। अब लवक क्या होता है? ये क्या ओनली पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ओनली पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है रंग प्रदान करना। एग्जाम्पल क्या होंगे भैया इसके? एग्जाम्पल सीधा सा यह है, आपकी जो गाजर होती है ना, उस गाजर का जो लाल रंग है वो किसकी वजह से होता है? किरेटिन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? तो ये किरेटिन एक प्रकार का क्या है? प्लास्टिड है। ठीक है, पत्तों का हरा रंग, पत्तों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? तो पत्तों का हरा रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोफिल के द्वारा। तो क्लोरोफिल भी एक प्रकार का क्या है? प्लास्टिड है। क्या है? प्लास्टिड है, लवक है। लवक क्या होंगे? केवल पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट होंगे। अरे आपने आदमी देखे हैं क्या? लाल, पीले, काले। काला तो चलो देखा होगा आपने, ठीक है। लाल आदमी देखा कभी आपने? गुलाबी आदमी देखा है? नहीं देखा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्लास्टिड है ही नहीं। तो हम कलरफुल, अगर प्लास्टिड होता तो हम कलरफुल होते, है ना। और फिर लड़कियों के लिए इजी हो जाता है कि भाई हाँ दूल्हा है ना इस कलर का चाहिए, गुलाबी कलर का दूल्हा लूंगी मैं, तो है ना। तो उसके लिए इजी हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर क्या है? प्लास्टिड अब्सेंट है। अब्सेंट होने की वजह से हमारा कलर क्या होता है? लगभग सेम ही होता है ना। हमें दो ही कलर में पाई जाते हैं, ह्यूमन प्रजाति है वो, या तो ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, कुछ ब्राउन होते हैं बीच के, ठीक है। तो प्लास्टिड किस में होता है? ओनली केवल पादप कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। किस में होता है? केवल पादप कोशिकाओं में क्या होता है? प्लास्टिड यानी लवक प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल इसका जैसे गाजर का किरेटिन की वजह से होता है। अच्छा, टमाटर का ल्यूकोपीन के कारण होता है। पत्तों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। हाँ, तो ये प्लास्टिड हो गया। बताओ कोई दिक्कत है इतने में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारी कोशिका के अंग कंप्लीट हो गए। कोशिका अंग कंप्लीट हो गए। हाँ, एक और आता है, देखो अगर याद रखना चाहो तो आप रख लो, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। एक होता है सीलिया, एक होता है फ्लैजिला। बस इतना याद रख लो कि सीलिया और फ्लैजिला क्या करते हैं? ये कोशिका को गति प्रदान करते हैं। कोशिका को क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। कोशिका को क्या करते हैं? गति प्रदान करते हैं। बताओ कोई दिक्कत है? सीलिया और फ्लैजिला कुछ नहीं होती, बालनुमा संरचनाएं होती हैं। छोटी होती है उनको सीलिया बोलते हैं, बड़ी होती है उनको फ्लैजिला बोलते हैं। ये कोशिका को गति प्रदान करती हैं। जैसे शुक्राणु की पूंछ है वो किसकी बनी होती है? सीलिया की बनी होती है। समझ में आई क्या बात? अरे भाई साहब आई क्या? तो ये अपने कोशिका अंग थे। अपने क्या थे? कोशिका अंग। बताओ किसी को कोई दिक्कत? अरे है क्या किसी को कोई दिक्कत? चलो चलो रिवाइज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? कोशिका का ऊर्जागर। कोशिका का ऊर्जागर किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को, है ना। आत्मघाती थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम को, ठीक है। कोशिका विभाजन कौन करता है? सेंट्रोसोम, ठीक है। श्वसन कौन करवाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का नियमन कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। हाँ, रसदानी का काम क्या होता है? पानी का संग्रहण करना। प्लास्टिड का काम क्या होता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है और क्या करता है? ये रंग प्रदान करता है, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला का क्या काम होता है? सीलिया और फ्लैजिला क्या करती हैं भैया? सीलिया और फ्लैजिला करती है कोशिका को गति प्रदान, ठीक है। और केंद्रक का क्या काम होता है? केंद्रक पूरे शरीर पे क्या करता है? नियंत्रण करता है, पूरे शरीर कोशिका पे नियंत्रण करता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं, कोशिका का सीपीयू बोलते हैं, ठीक है, या कोशिका का मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। मैनेज करता है भाई पूरी चीजों को, इसलिए कोशिका क्या बोलते हैं? इसको मैनेजर बोलती है, ठीक है। ये हमारे क्या थे? पूरे कोशिका अंग थे, है ना। अब देखो हम पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों को पढ़ रहे हैं, तो दोनों का लास्ट हम टॉपिक डालेंगे आज का, और वो क्या डालेंगे? जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या डिफरेंस भैया? तो सीधा सीधा डिफरेंस आपको देना है
देखो पहला पॉइंट तो आप रखेंगे, देखो केंद्रक, ठीक। तो केंद्रक दोनों में प्रेजेंट होता है, केंद्रक दोनों में प्रेजेंट होता है। इसका जो केंद्रक होता है ना वो परिधि की तरफ होता है, परिधीय होता है ना, बाउंड्री पे होता है। किस पे होता है? बाउंड्री पे। कैसे भैया? ये आपकी कोशिका है, ये आपका केंद्रक है, जबकि इसका क्या होता है? मध्य में होता है, मध्य या केंद्र में होता है। ये आपका कोशिका है, इसके बीच में क्या हो गया? केंद्रक हो गया। समझ में आई बात? ठीक है, अभी आ गई समझ में। दूसरा पॉइंट अभी हमने पढ़ा था कि जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति इसमें तो क्या होती है? उपस्थित, और इसमें क्या होती है? अनुपस्थित। सेल वॉल इसमें तो क्या होती है? पादप कोशिका में तो प्रेजेंट होती है, और इसमें क्या होती है? एब्सेंट। सबसे पहले ये पढ़ा था हमने। तीसरा बताओ, इसमें जो लवक होता है यानी प्लास्टिड होता है, वो क्या होता है? उपस्थित। रंग बिरंगे आदमी देखे हैं क्या? नहीं देखे। तो प्लास्टिड क्या होता है? अनुपस्थित। अच्छा, इसका जो आकार है, पेड़ पौधे आदमी से बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? बोलो भैया बड़े होते हैं, तो इसका आकार क्या होगा? बड़ा होता है। किसकी तुलना में? इसका क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, अरे आई बात समझ में? चलो 5 नंबर पॉइंट, इसमें जो क्या होता है? सेंट्रोसोम है, वो क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित बोल दो या कम प्रेजेंट होता है, कम मात्रा में होता है, और इसमें क्या होता है? उपस्थित होता है। अच्छा, इसमें एक अपवाद लिखोगे। अच्छा एक सेकंड, जंतु कोशिका के अंदर एक अपवाद रखोगे। केंद्र है ना, केंद्रक आरबीसी में क्या होता है? अनुपस्थित होता है। आरबीसी में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। और आरबीसी में सेंट्रोसोम भी क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मेजर क्या है डिफरेंस है, जिसके आप क्या कर सकते हो? समझ सकते हो। एक और आप याद रख लेना, इसका जो आकार बड़ा तो होता ही होता है, एक आयताकार भी होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आयत बनी हो या 4 कोनों का चतुर्भुज के समान क्या होती है? इसकी आकृति होती है। और इसका आकार कैसा होता है? गोल, छोटा होता है। और ये क्या होती है? गोल होती है, गोल या अंडाकार होती है। ठीक है, तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मेजर डिफरेंस है। ठीक है, जिससे देख के आप बता सकते हो कि कौन सी पादप कोशिका और कौन सी। मेजर डिफरेंस आपको एक 3 ही दिखाने हैं। पहला, केंद्रक होता है वो पादप कोशिका में परिधि की ओर होता है, बाउंड्री की तरफ होता है, और इसमें क्या होता है? मध्य में होता है। दूसरा, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में प्रेजेंट होती है, इधर एब्सेंट होती है। तीसरा, लवक प्लास्टिड होता है वो पादप कोशिका में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। हमने भैया रंग बिरंगे जानवर नहीं देखे, हमने रंग बिरंगे आदमी नहीं देखे, इसलिए प्लास्टिड क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो ये हमारा कोशिका का मेजर पार्ट है जो सामान्य विज्ञान में चलता है, वो आज कंप्लीट हो गया। ये हमारी सेकंड क्लास थी। आपको कैसी लगी, है ना? अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करेंगे? शेयर करेंगे। मिलते हैं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।